गाइस, ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बनाई गई थी उसकी, जिसने हिंदुस्तान का पूरा भूगोल बदल दिया था। और कौन था इसको बनाने वाला? रेड क्लिफ। लेकिन क्या रेड क्लिफ को उस लड़की का दर्द पता है जिसका मायका और ससुराल दो देशों में बदल गया? ससुराल भारत में रह गया और मायका पाकिस्तान में चला गया। रेड क्लिफ नहीं जानता चरवाहे का वो दर्द जिसका जानवर चलते चलते रेड क्लिफ बॉर्डर के पार चला गया तो वह जानवर कभी वापस नहीं आता। उसे पंजाब के किसानों के बारे में भी नहीं पता जिनके घर में एक पेड़ था लेकिन उस पेड़ के फल पाकिस्तान में गिरते थे। रेड क्लिफ को क्या पता बंगाल के घरों के बारे में जिनका आंगन भारत में रह गया और कमरा पाकिस्तान में, यानी आज के बांग्लादेश में चला गया। आज़ादी के पहले के भारत में, यानी आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों के इतिहास की अगर कोई एक शर्मनाक घटना हो तो वह थी भारत पाकिस्तान का बंटवारा, जिसे हमारे इतिहास में एक काला अध्याय बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बंटवारे की पूरी लाइन के बारे में पूरा इतिहास जानेंगे कि कहां से इनका जन्म हुआ था, किन किन लोगों का इसमें हाथ था, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर यह लाइन बनाई गई। बंटवारे के बाद पंजाब और बंगाल की क्या हालत हुई, इस लाइन पर जो ज़िले पड़ते हैं उनमें से कितने ज़िले आज भी विवादों में हैं, उन सब की बात करेंगे। तो आज आप बहुत कुछ जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। गाइस, फरवरी 1947 में भारत के नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया, लेकिन उससे पहले भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक कच्ची सीमा रेखा खींची गई थी। लेकिन सही तौर पर ये कैसे तय करेंगे कि कौन से प्रदेश भारत को दिए जाएं और कौन से प्रदेश पाकिस्तान को दिए जाएं? तो इस बंटवारे के लिए अंग्रेज़ों ने जून 1947 में सिरिल रेड क्लिफ को 4000 रुपये देकर नियुक्त किया गया था, खासकर बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए। मगर यहाँ रेड क्लिफ एक वकील था जो इससे पहले ना कभी भारत आया था और ना कभी यहाँ की संस्कृति की समझ थी। बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया था। शायद इसलिए रेड क्लिफ बहुत घबराया हुआ था। फिर 15 जुलाई 1947 को अंग्रेज सरकार ने यह ऐलान भारत संघ और दूसरे ब्रिटिश राज्य में मुसलमानों के रूप में स्वतंत्र पाकिस्तान। उसके बाद रेड क्लिफ 8 जुलाई 1947 को पहली बार भारत आए। रेड क्लिफ को सीमा के बारे में फैसला करने के लिए सिर्फ 5 सप्ताह का समय दिया गया था। भारत आकर वे सबसे पहले उनके कॉलेज के भूतपूर्व छात्र माउंटबेटन से मिले, जो उस समय भारत के वायसराय थे। यहाँ पर रेड क्लिफ की सीमा को लेकर सवाल पूछा तो खुद माउंटबेटन नहीं जानते थे कि ज़मीन का बंटवारा किस मापदंड पर होगा। उसके बाद वे नेहरू और जिन्ना से मिले, लाहौर कोलकाता गए। उस समय रेड क्लिफ ने यह आपत्ति जताई कि मुझे बहुत कम समय मिला है दौरे के लिए, 5 सप्ताह में इस काम को निपटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों ने यह आग्रह किया कि 15 अगस्त को भारत की ब्रिटिश की वापसी के साथ ही यहाँ सीमा रेखा खींच दी जाए। इसलिए विवादों और देरी से बचने के लिए विभाजन गुप्त रूप से किया गया था। पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यहाँ विभाजन की रेखा 9 अगस्त और 12 अगस्त के बीच तय हो चुकी थी, लेकिन प्रकाशित नहीं की गई थी। और 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई। उसके 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 के दिन यह रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बन गई। और यह बात सामने कैसे आई? तो 15 अगस्त से पहले ही कुछ उलटफेर हुए थे। जैसे सतलज नहर के मुख्य पूर्वी भाग को पहले पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन सरदार पटेल के कहने पर यह भाग भारत में मिल गया, क्योंकि इस भाग पर
भारतीय सरकार की सेना के हथियार डिपो मौजूद थे। अब बात करेंगे कि किस तरह से ये विभाजन हुआ था। उसके बाद बात करेंगे हिंसा की। तो वह कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, कुछ वैसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने यह तय किया कि पाकिस्तान मुसलमान की मातृभूमि बनेगा और भारत हिंदू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा। यानी कि जिस प्रांत से मुसलमान ज़्यादा हैं वह प्रांत पाकिस्तान को मिलेगा और जिस प्रांत में हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा हैं वह प्रांत भारत में मिलेगा। तो इससे उत्तर भारत के मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनने वाले थे, जैसे बलूचिस्तान प्रांत, क्योंकि इसमें विभाजन से पहले 91.8% मुसलमान थे और सिंध में 72.7% मुसलमान थे। इसलिए यहाँ दोनों प्रांत पूरी तरह पाकिस्तान को सौंप दिए गए। लेकिन दो प्रांत ऐसे थे भारत में जिसमें एक समान बहुमत नहीं था, एक तरफ पंजाब और उस तरफ बंगाल। लेकिन पंजाब के सिख समुदाय ने ये साफ साफ कह दिया था कि सिखों के किसी भी समुदाय को मुस्लिम शासित राज्य में ना रखें, यानी सिख पाकिस्तान में मिलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वे काफ़ी उग्र थे, पर इन्होंने काफ़ी विरोध भी किया इसका। लेकिन रेडक्लिफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसने पंजाब के दो टुकड़े कर दिए। इस इमेज को देखिए, यह था आज़ादी के पहले का पंजाब, जिसमें एक भाग पाकिस्तान को दे दिया गया और एक भाग भारत को दे दिया गया। अब पंजाब की जनसंख्या का वितरण कुछ ऐसा था जिसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी जिसे करने से हिंदू और मुसलमान और सिखों में विभाजित किया जा सके। लेकिन रेडक्लिफ ने पंजाब के बीचों बीच विभाजन जो लाइन खींच दी, ना सिख समुदाय को, ना पंजाब को और ना ही भारत को संतुष्टि मिली, क्योंकि सरदार पटेल ने रेडक्लिफ को कहा था कि इस विभाजन में आप प्राकृतिक सीमाएं, संसाधन, जल प्रवाह और सिंचाई प्रणाली को ध्यान में रखकर विभाजन करें। वह साफ है कि सामाजिक और राजनीतिक बातों को ध्यान में रखें, लेकिन अंतिम निर्णय रेडक्लिफ ने खुद किया और उसने अपने मन चाहे तरीके से पंजाब का बंटवारा किया। इसी तरह बंगाल का विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दिया गया और पश्चिमी बंगाल भारत को मिला। लेकिन बंगाल के राजनेताओं की चिंता इस बात की थी कि कलकत्ता किसे मिलेगा, जो आप जानते हैं कि बाद में भारत को मिल गया। और उस तरफ जिन प्रांतों की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जुड़ी थी, वहाँ पर जनमत संग्रह किया गया, तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, इसलिए उन प्रांतों को पाकिस्तान में मिलाया गया। और बंगाल में छठगांव पहाड़ी इलाकों में जो बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, उन बेचारों को विभाजन होने के 2 दिन बाद तक यह नहीं पता था कि उनका यह इलाका किस देश में शामिल किया गया है। कोई जानकारी उनके पास नहीं थी और यह इलाका आज भी विवाद में है, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता कि कैसे रेडक्लिफ को छठगांव पहाड़ी इलाकों पाकिस्तान को सौंपने के लिए राजी किया गया था। पर यह सरदार पटेल के लिए झटका था, क्योंकि यहाँ बसने वाले 98% लोग गैर मुस्लिम थे। इसी तरह बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद और मालदा के निर्णय को भी गुप्त रखा गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 17 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान का झंडा फहराया था और फिर बाद में हिंदुस्तान का झंडा फहराया गया। लेकिन रेडक्लिफ ने सभी मुश्किल निर्णय खुद ही लिए, जो असंभव था, और यह निर्णय कैसे लिया गया इस बात की सच्चाई कभी ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि रेडक्लिफ ने भारत छोड़ने से पहले भारत विभाजन के सभी दस्तावेज और अभिलेख जलाकर नष्ट कर दिए थे। और वह इतना घबराया हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की जो लाइन उसने बनाई थी, उसकी 40,000 रुपये की फीस तक भारत में छोड़कर रातों रात फरार हो गया था। और फिर 15 अगस्त की रात को ही और उसके जाने के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को विभाजन प्रकाशन किया गया। अब विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की नई नवेली सरकारों पर लागू करने की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई। अगस्त में लाहौर का दौरा करने के बाद माउंटबेटन ने
जल्दी से स्पष्ट शांति बनाए रखने के लिए पंजाब की सीमा पर पंजाब सीमा बल की व्यवस्था की। लेकिन हजारों लोगों की हत्या रोकने के लिए 50,000 सैनिक काफ़ी नहीं थे और हिंसाओं की घटना क्रम शुरू हुआ। समग्र उपमहाद्वीप में कुल 14 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और संभव साधन द्वारा कुछ लोग ट्रेन में और कुछ लोग सड़कों के माध्यम से, कारों, लोरियों में, कुछ बसों और बैलगाड़ियों में गए। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग पैदल ही चल दिए गए, इस उम्मीद के कि हमारे धर्म के लोग हमें शरण देंगे। लेकिन उनमें से कई लोगों को विरोधियों ने मार डाला। कई लोगों की भूख और थकान के कारण मौत हो गई। कुछ लोग बीमारियों से मर गए और विभाजन के समय पर मरने वालों की संख्या अंग्रेज सरकार के मुताबिक 2 लाख थी। लेकिन उसके बाद अनुमानित आंकड़ा 2 लाख से 2 करोड़ के बीच का अनुमान है, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। और इसके अलावा कई बच्चे अनाथ हो गए। ना जाने कितने घर उजड़ गए। लाखों औरतों के साथ अन्याय हुआ। पर जिस जमीन पर उनके पूर्वज सदियों से रहते आए थे, उस जमीन को छोड़कर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आप कल्पना तो कीजिए उन लोगों की जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। यानी बंटवारे की यह त्रासदी आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐसी त्रासदी साबित हुई थी जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेबसी और क्रूरता का सैलाब लेकर आई थी। अब बात करते हैं उन प्रांतों के बारे में जो इस रेड क्लिफ रेखा की वजह से आज भी विवाद में हैं। तो छठगांव पहाड़ी इलाकों में 97% बहुसंख्यक गैर मुस्लिम वालों की आबादी थी, जिसमें ज़्यादातर बौद्ध थे। लेकिन यह पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पर 17 अगस्त को फिर से भारतीय तिरंगा यहाँ पर फहराया गया, जिसका पाकिस्तानी सेना ने विरोध किया था। लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। कुछ वैसा ही इन प्रांतों में भी हुआ। मालदा प्रांत, फिर खुलना और मुर्शिदा प्रांत और करीमगंज यानी आसाम का सिलहेट जिला शामिल है। और आज कश्मीर को लेकर जो विवाद है वो उस समय रेड क्लिफ समझौते का एक हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर तो बाद में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में शामिल हुआ था। अगर आयोगेतिक सावधान होता तो विभाजन में जो बड़ी भूलें हुई वो ना होती। उदाहरण के लिए ऐसी कई घटनाएं हैं जहां सीमा रेखा इस प्रकार खींची गई कि वहां गांव के गांव अलग हो गए। एक गांव का कुछ भाग भारत में और कुछ भाग पाकिस्तान में रह गया। कुछ जगह पर विभाजन रेखा एक घर के बीच से गुजरी, जिसके कुछ कमरे एक देश में और दूसरे अन्य देश में रहे। कई किसानों के साथ भी ऐसा ही हुआ। आधा खेत भारत में और आधा खेत पाकिस्तान में चला गया। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही के साथ विभाजन हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि केरल का एक लड़का था जिसके पास उनके बुजुर्गों द्वारा दी गई चाबी थी। लेकिन इस चाबी से जो ताला खुलने वाला था वह घर आज पाकिस्तान में है। शायद इसलिए उस दिन के बाद सिरिल रेड क्लिफ वापस कभी भारत नहीं आए, क्योंकि इतना तो साफ है कि रेड क्लिफ ने बिना कुछ ध्यान में रखकर ये काल्पनिक लाइन बनाई थी, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार कर लिया था, जो आज भी कायम है। बस दोनों ओर अभी इस टोटल लाइन पर ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें खड़ी हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्यों, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।